हेलो दोस्तों। तारीख थी 30 जनवरी 1925। केंटकी स्टेट ऑफ यूएसए में फ्लॉयड कॉलिन अपने हाथ में एक केरोसिन लालटेन लेकर वो 5 फीट के होल की केव में जाता है। ये केव बहुत छोटी थी। वो अपने घुटनों से चलकर केव के अंदर जाता है और केव की सरफेस में चारों तरफ नुकीले पत्थर निकले हुए थे जो उसके जिस्म में हल्के हल्के चुभ रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक सूट सेक्शन में पहुंच जाता है जिसे उसने कुछ ही महीने पहले खोद कर बनाया था। केव में बहुत अंधेरा था और इस वजह से उसकी लालटेन ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। और अब वो पहुंचता है टर्न अराउंड रूम के पास और ये एक ऐसी जगह थी जहां एक्सपीरियंस केवर भी आने से कतराते थे और आगे की मुश्किलों को देखकर वापस लौट जाते थे। इसी वजह से इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड सेक्शन पड़ा था, क्योंकि आगे जाने का मतलब था कि एक 9 इंची के होल को क्रॉस करना। और यही वजह थी कि इसे स्क्वीजी एरिया कहा जाता था। अगर शॉर्ट में बताएं तो 500 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल की जो हाइट होती है बस उतनी ही हाइट थी उस होल की, और 9 इंची हुआ ही क्या। और इसमें आने का मतलब था कि वो एग्जैक्टली इसी तरह दिखने वाला था। फ्लॉयड धीरे धीरे इस केव में घुस रहा था और नुकीले क्रिस्टल होने की वजह से उसके कपड़े फट रहे थे। वो नुकीले क्रिस्टल उसे आगे जाने से रोक रहे थे, मगर फ्लॉयड अपने पैरों के सहारे पुश करते हुए उस केव में बढ़ता ही चला जा रहा था। और अब वो एक वाइडर ओपनिंग के पास पहुंचता है और वहां से उसे 10 फीट नीचे उतरना था। वो एक रस्सी को पत्थर में बांधकर नीचे उतरता है क्योंकि यहाँ उसे काम करना था और वो काम कर रहा था दूसरी ओपनिंग के लिए। ये जगह किसी के भी फिट होने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी थी। वो इस जगह को खोदकर दूसरे साइड जाना चाह रहा था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चैम्बर थी, और वो जगह एक प्रीशियस व्हाइट क्रिस्टल से बनी हुई थी। एक नई जगह जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो। फ्लाइट काफी टाइम से यहाँ के पत्थर निकाल रहा था। ये उसके लिए डेली का रूटीन था। फ्लाइट आज भी काम करके वापस निकल रहा था, खुद को घसीटते हुए अपने हाथों के सहारे, जैसे कि वो अंदर आया था। उस केव की जगह इतनी तंग थी कि जिसकी वजह से उसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा था, मगर फिर भी वो अपनी केरोसिन लालटेन की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच रास्ते में आगे बढ़ते हुए फ्लॉयड के हाथों से लालटेन छूट जाती है और गिरकर टूट जाती है। अब पूरी केव में अंधेरा था। अंधेरा होने की वजह से वहाँ की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स था। वो 60 फीट नीचे अंधेरे में अकेला चल रहा था, और इसी टाइम अंधेरा होने की वजह से फ्लॉयड का पैर एक लगभग 15 किलो से ज्यादा वजनी पत्थर पर पड़ता है और वो पत्थर फ्लॉयड के एंकल पर गिर जाता है, जिसमें फ्लॉयड का पैर फंस जाता है। फ्लॉयड अपने दूसरे पैर से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, मगर कुछ और छोटे छोटे पत्थर उसके पैर के ऊपर आके गिर जाते हैं। वो पूरी तरह से उस पत्थर के नीचे फंस चुका था। फ्लॉयड एक बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में फंस चुका था। वो जितना अपना जोर लगा रहा था वो उस कंडीशन में और ज्यादा फंसता ही चला जा रहा था। वो जितना ज्यादा हिलने की कोशिश कर रहा था पत्थर उसके ऊपर और ज्यादा गिर रहे थे और नुकीले क्रिस्टल उसके चारों ओर से चुभ रहे थे। बर्फ के पानी के ड्रॉप्स उसके फेस के ऊपर गिर रहे थे, मगर वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, कॉल आउट फॉर हेल्प। सिवाय मदद मांगने के उसके पास कोई चारा नहीं था। वो चिल्ला रहा था मगर उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों, ये कहानी है एक सैंड केव की और फ्लॉयड इसमें एब्सोल्युटली तौर पर फंस चुका था, वो भी जमीन के 60 फीट नीचे। और अब शुरू होती है फ्लॉयड कॉलिन की सर्वाइवल रेस। क्या वो बच पाया कि नहीं, जानते हैं आगे की कहानी में। दोस्तों, फ्लाइट की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्लॉयड कॉलिन 20 जून सन 1887 में पैदा हुए थे लोगन काउंटी केंटकी में, और फ्लॉयड की केव एक्सप्लोरिंग शुरू हो जाती है मात्र 6 साल की उम्र से, क्योंकि वो बचपन से ही केव के लिए काफी ज्यादा पैशनेट था। वो डेली घंटों तक केविंग किया करता था। इनफैक्ट कभी कभी वो केव में ही सो जाया करता था। और इन्हीं सब वजह से वो 1917 में एक न्यू केव को डिस्कवर करता है अपने फादर के फार्म लैंड पर, और अब वो इन्वॉल्व हो चुका था केंटकी केव वॉर्ड्स में। केंटकी केव वॉर्ड्स को अगर मैं सिंपल में बताऊं तो ये एक ह्यूज नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड केव का। ममूथ केव्स ये एक्चुअली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट केव सिस्टम है, और इसी बीच में एक सिटी है जिसका नाम है केव सिटी। इस पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द दर्जनों केव्स हैं, और इन्हीं सब वजहों से यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती है और यहाँ पर केव टूरिज्म एक प्रोमिनेंट चीज बन जाती है। और इसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ केव्स ज्यादा हैं और आबादी बिल्कुल कम, और इसी वजह से यहाँ कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। अब फ्लॉयड अपनी केव को डिस्कवर करने के बाद वो इसकी पूरी एडवर्टीजमेंट में लग जाता है, लेकिन फिर भी लोग इसकी केव में नहीं आते हैं क्योंकि इसकी केव में कोई यूनिकनेस नहीं थी। फ्लॉयड बाद में दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी में
एक दूसरी केव को डिस्कवर करता है और लैंड ओनर और उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में आधा आधा बांट लिया जाएगा। और अब फ्लॉयड को उसको सिर्फ अट्रैक्टिव बनाना था ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे आए, क्योंकि केव की लोकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी जगह पर थी। वो केव हाईवे से सिर्फ 100 यार्ड्स की दूरी पर थी। और इस केव में एक यूनिकनेस भी थी कि सैंड केव में एक चेम्बर था जो कि जिप्सम क्रिस्टल से बना हुआ था, और यही वजह थी जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। और वो कंपैरेटिवली दूसरी केव्स के वो केव बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मगर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और फ्लॉयड इसमें रास्ता निकालने के लिए मन से काम में लग गया। फ्लॉयड बहुत ज्यादा मेहनती था। वो 12-12 घंटे उस केव में काम करता रहता था और वहां से पत्थरों को हटाता रहता था, ये सोच के कि किसी न किसी दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। और लकीली 30 जनवरी 1925 में, उसी दिन जिस दिन वो वहां फंसने वाला था, वो उस क्रिस्टल चैम्बर को ढूंढ निकालता है। वो उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उस जगह को देखने आने वाला हिस्ट्री में पहला इंसान वो ही था। वो काफी देर तक उस जगह को देखता रहता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि अपनी फैमिली को इस डिस्कवरी के बारे में बताएगा, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब वो वापस लौटता है तो फिर वो 60 फीट गहरे गड्ढे में फंस जाता है और अब वो घने अंधेरे में चिल्ला रहा था और चिल्लाते चिल्लाते थक जाता है और फिर कुछ देर सो लेता है। और सोने के बाद जब वो उठता है तो फिर चिल्लाने लगता है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था और वो उस अंधेरे में 23 घंटे तक अपनी बेबसी में रोता रहता है। 30 जनवरी का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है और दूसरा दिन भी आ जाता है। फ्लॉयड की किस्मत अच्छी थी कि दूसरे दिन प्रॉपर्टी के 2 ओनर बी डॉयल और एडिस्टस वहां आते हैं। बी डॉयल के साथ उनका बेटा भी था जिसका नाम था जेवेल। वो केव के बाहर फ्लॉयड के कपड़ों को टंगा हुआ देख लेता है और वो थोड़ा अंदर जाता है और फ्लॉयड को आवाज देता है, लेकिन फ्लॉयड की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। वो थोड़ा और अंदर जाता है और टर्न अराउंड जिप्सम के पास पहुंच जाता है जहां वो स्क्वीजी होल था, और फिर वो वहां से चिल्लाता है कि तभी उस स्क्वीजी होल से फ्लॉयड की आवाज आती है, उसके चिल्लाने की, जिसे सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है और बाहर आकर सबको फ्लॉयड के बारे में बताता है। क्योंकि केव हाईवे पर थी, थोड़ी ही देर में वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है। और होमर फ्लॉयड कॉलिन का छोटा भाई था। फ्लॉयड कॉलिन ने केव में आने से पहले होमर को अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन होमर ने फ्लॉयड को मना कर दिया था। मगर अब वो पैशनेट था अपने भाई को किसी भी कीमत पे वहां से निकालने के लिए। वो सभी को इग्नोर करते हुए फ्लॉयड के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा था फ्लॉयड की सिचुएशन और खराब हो रही थी। होमर केव में घुसता है और उस स्क्वीजी एरिया को क्रॉस करता है। वहां की रफ सरफेस की वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मगर वो सभी को इग्नोर करते हुए फ्लॉयड के पास पहुंचता है और जल्दी ही होमर के पैर फ्लॉयड के फेस को टच करते हैं और उसे ये फील होने लगता है कि यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि फ्लॉयड एक बहुत कंजेस्टेड एरिया में फंसा हुआ था और उसके पैर एक बहुत ही भारी पत्थर से दबा हुआ था। और अफसोस की बात तो ये थी कि उस पत्थर के ऊपर और भी बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे। जब फ्लॉयड उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता तो उसमें से छोटे छोटे पत्थर उसके पैर के ऊपर आ जाते, जिससे उसके पैर पर और ज्यादा वेट बढ़ जाता। होमर वहां पहुंच तो गया था, बट जगह तंग होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। होमर अपने पैर नीचे करके आया था, लेकिन इससे फ्लॉयड को वो टच भी नहीं कर पा रहा था। और अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो अपने सर को नीचे लेकर आए, और ये तरकीब काम कर जाती है और वो फ्लॉयड के पास पहुंच जाता है। और वहां जाकर जो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्लॉयड का पैर पूरी तरह से कई पत्थरों के नीचे फंसा हुआ था, जिसकी वजह से फ्लॉयड हिल भी नहीं पा रहा था। क्योंकि जब भी फ्लॉयड अपना पैर हिलाता पत्थर थोड़ा सा हिलता और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर और आ जाते, जिससे वो खाली हुई जगह फिर से फुल हो जाती। होमर पत्थर को हटाना चाहता था, मगर जगह ना होने की वजह से उस जगह का एक्सेस नहीं मिल रहा। अब होमर सबसे पहले फ्लॉयड को बहुत सारी सैंडविचेस खिलाता है और उसे कॉफी भी पिलाता है, जिससे वो गर्म रह सके। फ्लॉयड होमर को बताता है कि उसने फाइनली उस क्रिस्टल चैम्बर को देख लिया है, और वो इसके साथ ये भी बताता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो वो दोबारा इस जगह पर कभी भी नहीं आएगा। अब होमर अपने काम पर लग जाता है। वो लगभग 8 घंटे तक यूं ही डाउन पोजीशन में लेटकर पत्थरों को यहाँ से हटाने की कोशिश करता है, मगर जैसे जैसे वो पत्थर फ्लॉयड के पैर के ऊपर से हटा रहा था और दूसरे पत्थर फ्लॉयड के पैर के ऊपर जमा हो रहे थे और इसकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। होमर जितना कर सकता था उसने उतना किया, लेकिन वो भी छोटी सी जगह में परेशान हो जाता है और आखिरकार थक हार कर वो भी केव से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि सैकड़ों की तादाद में केव के बाहर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे।
और आपस में बहुत ही स्टूपिड बातें भी कर रहे थे कि अगर केव में गया है तो फ्लॉयड को कैसे वो बचा सकता है, किस तरह से, और वो क्या करेगा और कैसे करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ खड़े लोग तरह तरह की लॉजिकल बातें कर रहे थे और बहुत सारे रिपोर्टर होमर का इंटरव्यू लेना चाहते थे और वो फ्लॉयड के बारे में पूछना चाहते थे कि वो किस हाल में है, क्योंकि फ्लॉयड के केव में फंसने की खबर आग की तरह से फैल चुकी थी। मगर होमर परेशान था, वो किसी को भी इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो सिर्फ फिक्रमंद था तो अपने भाई के लिए कि अपने भाई को कैसे बचाया जा सकता है। इसके बाद दर्जनों लोग उस केव के अंदर जाते हैं और जब टर्न अराउंड एरिया के पास पहुंचते हैं जहां वो 9 इंची का स्क्यूजी होल था, वो देखकर सब लोग डर जाते हैं और वापस चले आते हैं। कई रिपोर्टरों के बीच यहाँ पर एक रिपोर्टर था जिसका नाम था विलियम मिलर, जो कि होमर से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा था। मगर होमर को किसी रिपोर्टर की जरूरत नहीं थी, उसे बस एक दोस्त चाहिए था जो उसकी मदद कर सके। जब विलियम होमर से कुछ पूछने की कोशिश करता है तो होमर उससे कहता है, लिसन, इफ यू वांट टू मोर इन्फॉर्मेशन देन व्हाई यू डिडंट गो इनटू द होल एंड लुक योरसेल्फ। और जानते हैं विलियम को होमर की बात दिल पर लग जाती है और वो खुद लालटेन लेकर केव के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो केव के फर्श पर हल्का हल्का पानी उसे नजर आता है, क्योंकि बाहर के जो लोग थे वो बहुत ही अजीब तरह के लोग थे और अजीब हरकतें कर रहे थे। लोग फ्लॉयड को ठंड से बचाने के लिए बाहर आग जला रहे थे, बिना ये जाने कि इसकी वजह से केव के अंदर क्या नुकसान हो रहा है। तो खैर, टर्न अराउंड एक्सक्यूजी सेक्शन को देखकर मिलर भी डर जाता है, मगर वो हिम्मत करता है और वो 9 इंची के होल में घुस जाता है। दोस्तों, अगर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता तो वो भी सभी की तरह उन्हीं लोगों में मिल जाता जो बाहर खड़े होकर तमाशा कर रहे थे और तरह तरह की बातें भी। जैसे ही विलियम केव के अंदर घुसता है तो उसे भी वो नुकीले पत्थर चुभने लगते हैं, जिससे उसे काफी दर्द होता है। मगर नुकीले पत्थर होने के बावजूद विलियम फ्लॉयड के पास पहुंच जाता है और वो उससे इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है। सोच के ही हैरानी होती है कि विलियम इस हालत में भी फ्लॉयड से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा था, मगर फ्लॉयड थकान और परेशानी की वजह से जवाब देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। फ्लॉयड ठंड और बर्फ के पानी में लेटा हुआ था, बेसिकली वो मर रहा था। विलियम भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता था, वो भी केव के बाहर आ जाता है। होमर विलियम को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि एक विलियम ही था जिसने केव के अंदर जाने की हिम्मत करी और बाकी के लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। और अब 2 लोग थे जो रेस्क्यू में फ्लॉयड की मदद कर रहे थे। विलियम फ्लॉयड की खबर को फुल डिटेल में छापता है और उसकी रिपोर्टिंग एक नेशनल वाइड स्टोरी बन जाती है, सैकड़ों लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर में और रेडियो के थ्रू। तो घंटे घंटे में लोग उसकी अपडेट ले रहे थे। फ्लॉयड की कहानी धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैलती जा रही थी और सबकी जबान पर बस एक ही सवाल था कि फ्लॉयड कॉलिंग कब बाहर निकलेगा। और इसी वक्त स्टोरी में तीसरा कैरेक्टर आता है जिसका नाम था रॉबर्ट बर्डन। ये तीसरा आदमी था जो स्क्यूजी होल को क्रॉस करके फ्लॉयड से मिला था और इसका प्लान था फ्लॉयड को रस्सी से बांधकर केव के बाहर खींचने का। फ्लॉयड अपने होश में नहीं था, वो कभी अपनी आंखें बंद कर रहा था, वो कभी खोल रहा था। रॉबर्ट केव में किसी तरह से फ्लॉयड के पास पहुंच जाता है, उसे कॉफी देता है, पीने के लिए पानी देता है और उसे खाना भी खिलाता है और साथ में कुछ पेन किलर देता है जिससे फ्लॉयड का दर्द कम हो सके और फ्लॉयड अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सके। और अब तीनों मिलकर फ्लॉयड को केव से बाहर खींचने की तैयारी करते हैं। फ्लॉयड की कमर में बेल्ट से रस्सी को बांध दिया जाता है और अब शुरू होती है टग ऑफ वार, केव वर्सेस मैन। और जीतने वाले को मिलने वाला था फ्लॉयड कॉलिन और रस्सी के पीछे 3 और आदमी थे जो रस्सी को खींचने में मदद कर रहे थे। तो इस तरह से कुल 6 लोग रस्सी को खींच रहे थे। केव की रफ सरफेस होने की वजह से फ्लॉयड को काफी दर्द हो रहा था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और दर्द होने की वजह से वो चीख रहा था। इन लोगों के ज्यादा जोर लगाने की वजह से वो मर भी सकता था। टग ऑफ वार में वो तीनों हार चुके थे और केव जीत चुका था, क्योंकि इससे फ्लॉयड को सिर्फ दर्द मिल रहा था और उसका दर्द उन लोगों से देखा नहीं जा रहा था। थक हार कर विलियम वापस चला जाता है और वहां जाकर वो इसकी एक डिटेल रिपोर्ट छापता है और उसकी ये न्यूज एक नेशनल न्यूज बन जाती है और हर एक की जबान पर बस एक ही नाम था और वो नाम था फ्लॉयड कॉलिन का। अब जब विलियम वापस वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि केव के अंदर किसी ने कई लाइट बल्ब वहां पे लगा दिए हैं और वो एक बल्ब को लेकर फ्लॉयड के कॉलर में बांध देता है जिससे उसे गर्मी मिलती रहे और फ्लॉयड से कहता है कि हजारों लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं और सभी तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। फ्लॉयड यहाँ 100 घंटों से अटका हुआ था और वो न्यूज़पेपर के माध्यम से कहता है, आई बिलीव आई वुड गो टू हेवन, आई कैन फील डेथ, I am going to be taken out with my both feet. I kept thinking, what would happen if rock above me would fall? I kept thinking to drive my mind to something else, but it was not much use. I couldn't do much to help those who come to help me, but I knew
that a lot of people were willing to do all in their power, and it gave me courage. Tuesday morning, I thought to be myself, 4 days down here, and no nearer freedom that I was on first day. How it will end? Will I get out from here? I couldn't think of it. I have faced death before, and it would not frighten me, but it's so long. फ्लॉयड कॉलिन की ये बातें पूरे देश में फैल चुकी थी और सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। लोग चर्च में जाकर उसके लिए प्रे कर रहे थे। यहाँ तक कि उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट भी, कैल्विन कॉलेज भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। फ्लॉयड की न्यूज वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच की थर्ड लार्जेस्ट नॉन पॉलिटिकल स्टोरी बन चुकी थी। अब केव के बाहर लोगों की तादाद 1000 से बढ़कर 10,000 हो चुकी थी। आसपास के सारे होटल बुक हो चुके थे। लोगों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी कि होटलों का खाना कम पड़ जाता था। यहाँ तक कि वहाँ इतनी भीड़ थी कि वहाँ के लोग अपने अपने घरों में विजिटर को रहने के लिए $10 में सोने के लिए स्पेस दे रहे थे। दोस्तों, आपको सोचकर हैरानी होगी कि यहाँ तक कुछ लोग अपने बाथटब में भी लोगों को सोने के लिए जगह दे रहे थे और उनसे उनके लिए पैसे ले रहे थे। और उस पूरे एरिया में 4000 से ज्यादा गाड़ियां लग चुकी थी। इसी बीच फ्लॉयड को रेस्क्यू करने के लिए एक और आदमी आता है जिसका नाम था हेनरी कारमाइकल, सुपरिटेंडेंट ऑफ केंटकी रॉक एसफल्ट कंपनी। और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्लॉयड को रेस्क्यू करने आए थे। ये अपने साथ एक रेस्क्यू टीम और मिलिट्री के कुछ लोगों को भी लेकर आए थे। और कारमाइकल होमर के रेस्क्यू स्टाइल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो सबसे पहले वो केव की पूरी सर्वे करवाते हैं और पता चलता है केव के पास हजारों लोग मौजूद थे और उनके मूवमेंट की वजह से केव कोलैप्स हो सकती थी। और अब तक केव के अंदर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े गिरना भी शुरू हो चुके थे। और कारमाइकल की टीम में एक पर्सन था जिसका नाम था केसी जॉस, जो उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके केव के अंदर पहुंचता है जहां फ्लॉयड हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। और तब तक टर्न अराउंड एरिया के पास छोटे छोटे पत्थर केव की सीलिंग से गिरने भी शुरू हो चुके थे। फ्लॉयड से मिलने के बाद केसी अब वापस जाना चाह रहा था, लेकिन फ्लॉयड कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो केसी फ्लॉयड के और पास आकर फ्लॉयड को कॉफी पिलाने लगता है, लेकिन अब फ्लॉयड फौरन घूमकर कॉफी पीने से इनकार कर देता है। और इस पॉइंट पर केसी रियलाइज कर लेता है कि यहाँ चल क्या रहा है। केसी समझ जाता है कि फ्लॉयड यहाँ 5 दिन से ज्यादा फंसा हुआ है और उसका यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। और वो कम्प्लीटली अपने बचने की आस छोड़ चुका है। वो जानता था वो अब हमेशा इसी केव में ट्रैप रहने वाला है और यहाँ वो अकेला ट्रैप नहीं होना चाहता था। केसी इस बात को जैसे ही समझता है और वो फौरन पीछे मुड़कर बाहर की ओर भागता है। मगर अब केव की सीलिंग से काफी तेजी से पत्थर गिर रहे थे और धीरे धीरे केव कोलैप्स हो रही थी। और वो अपनी जान तोड़ कोशिश करता है और किसी तरह से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो सभी लोगों के साथ मिलकर केव को कोलैप्स होते हुए देखता है। और एक जो रूट था जिससे फ्लॉयड के पास पहुंचा जा सकता था, अब वो बिल्कुल बंद हो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। इसका मतलब ये था अब सिर्फ 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 हार मान लो, ऑप्शन 2 ऊपर से खोदकर डायरेक्टली फ्लॉयड के पास एक नई सुरंग बना दो। फ्लॉयड केव के अंदर ये इमेजिन भी नहीं कर रहा होगा कि उसको निकालने के लिए बाहर क्या क्या कोशिशें चल रही होंगी। केव के 55 फीट ऊपर कारमाइकल के पास हाईटेक मशीनरी उस दौर के हिसाब से थी। शहर से कई प्रोफेशनल ग्रुप इस पर काम कर रहे थे। फ्लॉयड को बचाने के लिए अब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड रेस्क्यू मिशन बन चुका था। सभी को यहाँ फुल स्पीड से काम करना था, जितना वो कर सकते थे। कारमाइकल एक एक्सपीरियंस पर्सन थे और उन्हें 55 फीट नीचे जमीन के अंदर एक सुरंग खोदनी थी। इसके लिए वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कार के पास 75 लोग थे जो रेस्क्यू में उनके साथ थे। वो हर घंटे सिर्फ 2 फीट ही खोद सकते थे और इन्हें 55 फीट खोदना था, जिसके लिए उन्हें लगभग 30 घंटे लगने वाले थे। लेकिन सवाल तो ये था, क्या फ्लॉयड इतनी देर तक जिंदा भी रह सकता था कि नहीं? तो इसका जवाब है यस, एब्सोल्युटली यस। वो इस तरह से जिंदा रह सकता था क्योंकि कारमाइकल जानते थे कि वो ये कर सकते हैं। कारमाइकल ने 2 लोगों को सुरंग खोदने पे लगा दिया जो अपनी फुल स्पीड से सुरंग खोदने में लग गए और उन दोनों के पीछे कई सारे लोगों को लाइन में लगा दिया, ये कहकर कि अगर ये दोनों थोड़ा भी स्लो होते हैं, इन दोनों की जगह पे 2 नए लोगों को रिप्लेस कर दिया जाए। धीरे धीरे ओवरऑल प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। इंटरेस्टिंगली केव के बाहर इतने लोग जमा थे कि अगर फ्लॉयड खुद से देखता तो उसे यकीन नहीं होता। और सीरियसली बताऊं तो यहाँ सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर फूड स्टॉल लग गए थे, यहाँ लोग ग्रुप बनाकर पिकनिक करने आ रहे थे। आसपास में दारू बेचने वाले लोग दारू भी बेच रहे थे और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे थे। और यहाँ पर एक जगलर भी था जो बॉल्स को घुमाकर लोगों का एंटरटेन कर रहा था। सही मानों में यहाँ एक मेला लग चुका था। और अभी यहाँ स्टोरी में एक मोड़ आता है। तो बात ये थी कि लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं था कि फ्लॉयड किस तरह से इस केव में ट्रैप्ड हुआ है और न्यूज़पेपर भी कुछ खास मदद नहीं कर रहे थे कि फ्लॉयड अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। और इसीलिए एक अफवाह फैलना शुरू हो जाती है
वो अफवाह ये थी कि लोग आपस में बात करते थे कि मैंने सुना है कि फ्लॉयड दिन में केव में चला जाता है और रात में चुपके से केव से बाहर आ जाता है। और ऐसी ऐसी अफवाहों को होमर के लिए रोकना आसान नहीं था। और यहाँ तक कि कुछ लोग ग्रुप बनाकर एक और क्रेजी काम करते हैं। 3 लोगों का एक ग्रुप टेलीग्राम ऑफिस में जाता है और उसमें से एक खुद को फ्लॉयड होने का दिखावा करता है और वो फ्लॉयड अपनी माँ को टेलीग्राम के थ्रू एक मैसेज करता है, फ्लॉयड की उस माँ को जो कई साल पहले ही गुजर चुकी थी। मगर इन सभी बातों से अनजान वर्कर जमीन खोदने में बिजी थे और वो तरह तरह की जुगाड़ लगा रहे थे और अपने काम को तेज करने की कोशिश कर रहे थे। मगर धीरे धीरे चीजें उल्टी हो चुकी थी। फिर लोगों की काम करने की स्पीड भी बहुत कम हो चुकी थी। अपनी पूरी मेहनत के बाद वो लोग 1 घंटे में सिर्फ 4 इंच ही खोद पा रहे थे। अब सवाल ये था कि क्या फ्लॉयड अभी तक जिंदा होगा कि नहीं। तो इसका जवाब ये था कि आपको वो लाइट बल्ब तो याद ही होंगे जो फ्लॉयड के कॉलर में लगाए गए थे फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए। और उस बल्ब को पावर दी जा रही थी सिंपल कॉपर वायर से, और उस कॉपर वायर से किसी इंजीनियर ने रेडियो एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया था। और फ्लॉयड जब सांस लेता था तो उसकी चेस्ट एक्सपैंड होती थी, जिससे कॉपर वायर में फ्लैक्चुएशन आ रही थी और उसकी रीडिंग डायरेक्टली रेडियो एम्पलीफायर में दिख रही थी। और वो डिवाइस कंसिस्टेंटली फ्लॉयड की ब्रीथिंग पैटर्न को रीड कर रही थी। और यही फ्लॉयड के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत था। और अभी वर्कर काम करते जा रहे थे। खुदाई की एस्टिमेट टाइमिंग थी 30 घंटे की, लेकिन अब तक 144 घंटे लग चुके थे और वो भी सिर्फ 44 फीट ही खोद पाए थे। इतना सब होने के बाद एक और मुसीबत आ जाती है। होता यह है कि इन सभी परेशानियों के बीच अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। और इनफैक्ट सिर्फ बारिश ही नहीं होती, बल्कि ठंड में ओले भी गिरने लगते हैं और उस बनाए हुए होल के भी कोलैप्स होने के चांसेस थे। अब तक फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन बीत चुके थे और अब इसको लेकर लोगों के बीच में एक्साइटमेंट भी कम हो चुकी थी और न्यूज़पेपर भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और विजिटर केव सिटी को छोड़कर जा रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद फ्लॉयड बच जाए। मगर अचानक वो लाइट बल्ब भी अब जलना बंद हो जाता है और रेडियो से फ्लॉयड के जो जिंदा होने का पता चल रहा था अब वो नहीं चल पा रहा था। 16 फरवरी 1:30 पर फाइनली 55 फीट की होल बनाई जा चुकी थी और अब केव ओपन हो चुकी थी। मगर क्या ये पॉसिबल था कि कोई कब तक जिंदा रह सकता था इस केव में, 12 दिन बिना खाए और 12 दिन बिना पानी के। और वो लाइट बल्ब जिसे उसे गर्माहट मिल रही थी वो 4 दिन पहले ही बंद हो चुका था। सभी लोग इसे देखकर साइलेंस में चले जाते हैं। होमर टॉर्च जलाकर देखता है तो फ्लॉयड का मुंह खुला था, उसका एक सोने का दांत चमक रहा था, लेकिन वो मर चुका था। सभी लोग केव से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर बाकी के लोगों को भी ये न्यूज देते हैं कि फ्लॉयड कॉलिन इज नो मोर। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो 3 दिन पहले जब वो लाइट बल्ब जलना बंद हुआ था तब तक तो फ्लॉयड जिंदा था। अगर ये लोग 3 दिन पहले पहुंच जाते तो फ्लॉयड आज जिंदा होता और बच जाता। सो वो सैंड केव फिर से कोलैप्स होने की कगार पर थी तो फ्लॉयड को वहां से नहीं निकाला जाता है और उसे वहीं रखकर सील कर दिया जाता है। अगले दिन फ्लॉयड की फैमिली फ्लॉयड के लिए फ्यूनरल रखती है अपने घर पर, लेकिन अब तक यहाँ कोई विजिटर नहीं था। लेकिन पता है स्टोरी अभी और इंटरेस्टिंग होना बाकी थी। एक्चुअली सैंड केव के ओनर ने सैंड केव के बाहर वेलकम का एक साइन बोर्ड लगा देता है, कम ऑन विजिटर टेक अ लुक, ओनली 5 सेंट फॉर पर विजिटर। उन्होंने फ्लॉयड और उसकी केव को टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया था। विलियम माइलर को 1926 में उसकी अच्छी रिपोर्टिंग के लिए उसको प्राइज दिया जाता है और होमर कॉलिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे फ्लॉयड की बॉडी को केव से बाहर निकालने के लिए और वो स्टेज पर क्राउड को रेस्क्यू की डिटेल स्टोरी बताकर डोनेशन जमा कर रहा था। उसका एक मिशन था फ्लॉयड को बाहर निकालने का और कई महीनों की मेहनत के बाद होमर के पास पैसे जमा हो जाते हैं। 17 अप्रैल 1927 को होमर और उसकी टीम जमीन खोदना शुरू करते हैं और वो लोग ये काम 1 हफ्ते में कर लेते हैं। वो सबसे पहले फ्लॉयड के एंकल को पत्थर के नीचे से रिमूव करते हैं और फिर उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं। यहाँ फ्लॉयड को ताज़ी हवा मिलती है। कुछ दिन बाद फ्लॉयड को उसकी मां की जगह पर कॉफिन में दफना दिया जाता है। ये सारी बातें होने के बाद 2 साल गुजर जाते हैं, मगर फ्लॉयड कॉलिन की फैमिली एक मेजर फाइनेंशियल इशू को फेस कर रही थी और इस टाइम वहाँ एक डेंटिस्ट आते हैं, डॉक्टर हैरी बी थॉमस। वो इन्हें अपनी जमीन बेचने का ऑफर देते हैं और अपने ऑफर में $10,000 देने की बात करते हैं, मगर होमर उसको बेचने से इनकार कर देता है। लेकिन होमर के फादर दी कॉलिन अल्कोहल एडिक्टेड थे। वो पैसे को देखकर लालच में आ जाते हैं और प्रॉपर्टी बेच देते हैं। लेकिन थॉमस प्रॉपर्टी के पेपर के साथ साथ एक और पेपर पे उनसे साइन करा लेता है और उसमें लिखा था कि इस लैंड की सारी चीजें थॉमस की होने वाली हैं। और फिर थॉमस वो लैंड खरीदने के बाद फ्लॉयड की बॉडी को निकालकर एक गिलास के कॉफिन में रख देता है और उसे शोपीस बनाकर रख लेता है। थॉमस के पास एक केव भी थी और वो कॉफिन उस केव में रख देता है क्योंकि अब केव से ज्यादा फ्लॉयड पॉपुलर हो चुका था।
यानी जहां भी फ्लॉयड की बॉडी होती वहां विजिटर की लाइन लग जाती। तो फ्लॉयड की बॉडी खुद में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी थी और थॉमस ने इसके जरिए अपने फेल होते हुए केव्स के बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया था। और ऑफिशियली कॉलिन की फैमिली को फ्लॉयड की बॉडी को ऐसे मिसयूज होते देखकर बहुत बुरा लगता था और वो इसके लिए थॉमस के खिलाफ कोर्ट में केस भी करते हैं। लेकिन थॉमस के पास एग्रीमेंट बना हुआ था और वो लोग केस को हार जाते हैं और इसी तरह थॉमस की बिजनेस 2 साल तक बहुत अच्छे से चलती है। मगर एक रात 19 मार्च को 2 लोग आते हैं और फ्लॉयड की बॉडी को चुरा कर ले जाते हैं। बाद में फ्लॉयड की डेड बॉडी जंगलों से मिल जाती है, मगर उसका वो पैर जिसके कारण वो अटका था अब वो काटा जा चुका था। वो पैर किसी ने चोरी कर लिया था और वो दोनों चोर कौन थे किसी को नहीं पता चला, क्योंकि उस जगह फ्लॉयड के नाम पर बिजनेस करने वाले कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हो चुके थे। तो हो सकता है उन्हीं कॉम्पिटिटर में से किसी ने फ्लॉयड की बॉडी को चुरा लिया हो और उसके पैर को अपनी केव में शोपीस के लिए रखा हो, बट इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। फ्लॉयड एक ऐसी केव बना रहा था जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, मगर वो केव बनाते बनाते खुद ही विजिटर के लिए एक टूरिज्म बन गया। जिस केव में भी उसकी बॉडी जाती वो केव सक्सेसफुल हो जाती और उसे चेन से बांधकर ताला लगा कर रखा जाता। और अब फ्लॉयड पहले से कहीं और ज्यादा कैद हो चुका था। कई सालों बाद 1989 में फ्लॉयड की केव को मैमोथ नेशनल पार्क के थ्रू खरीद लिया जाता है और फ्लॉयड वाले गेम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और उस केव के एंट्रेंस गेट पर स्टील गेट लगा दी जाती है। लेकिन कॉलिन फैमिली अभी तक फ्लॉयड की इस कंडीशन पर ऑब्जेक्शन कर रही थी और फाइनली फ्लॉयड की डेड बॉडी को निकाल कर मैमूथ केव चर्च में दफना दिया जाता है। 64 साल बाद फाइनली फ्लॉयड को शांति मिल पाती है। दोस्तों जानते हैं फ्लॉयड की स्टोरी में सबसे यूनिक बात क्या है? उसने जिस केव को अपने हाथों से बनाया और आखिर में वो वहीं दफन हो गया। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या किसी की डेड बॉडी से अपना फायदा निकालना चाहिए? क्या ये काम सही है कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की रियल कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।